है, गुरु शिष्य को एखादा अक्षर भी पढ़ा दे तो उसके बदले पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जो देकर भी गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें तो ऐसे गुरु मिले जिन्होंने जीना सिखा दिया, जिंदगी जीने का मंत्र दे दिया है। तो उनके इस ऋण से मुक्ति इस जन्म में तो संभव नहीं है। तो ऐसे ही हमारे सबके चहीते लाडले गुरु अपने अगले व्याख्याता है डॉक्टर विजय इंगड़े सर जी। BE फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रीम, प्रोडक्शन इंजीनियर फ्रॉम VJTI मुंबई। DBM के साथ साथ लेबर लॉ भी उन्होंने किया है एंड रिटायर्ड फ्रॉम द जनरल मैनेजर वीडियोकॉन औरंगाबाद। अब इंगड़े सर जी प्राचार्य है वेदांग ज्योतिष महाविद्यालय में। नक्षत्र ज्योतिष रत्न, नक्षत्र शिरोमणि, नक्षत्र अलंकार कृष्णमूर्ति पद्धत में उन्होंने कंप्लीट किए हैं और ज्योतिष शास्त्री ज्योतिष भास्कर के साथ MA इन वेदांग ज्योतिष इन उपाधियों से भी वो मानांकित है। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र की पदवी का भी उन्होंने संपादित की है। करियर सिलेक्शन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इस विषय में संशोधन के लिए कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट पदवी से भी सम्मानित किया है। अब तक हजारों विद्यार्थी उन्होंने तैयार किए हैं जो अभी बहुत ही सफलतापूर्वक ज्योतिष क्षेत्र में कार्यरत हैं। रैपिड एक्यूरेट प्रेडिक्शन एक्सपर्ट ऐसी जिनकी ख्याति है वही है हमारे ये इंगड़े सर जी। तो मैं बहुत ही आदर पूर्वक इस जूम मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विजय इंगड़े सर जी को औरंगाबाद से। इंगड़े सर जी। सर म्यूट आहे तुम्ही। सर आम्ही ओम सुरू केलं। सर तुम्ही म्यूट आहात। झालाय? हाँ आता। हाँ ओके। हाँ हो सर। कैलाशवासी पूज्य पाठक जी को हृदयपूर्वक प्रणाम। इस सत्र में आज उनकी स्मृति में हम आज जो कुछ भी व्याख्यान दे रहे हैं ये उनकी बदौलत है कि हम उनके साथ 20 साल काम किया है और उनसे जो कुछ भी सीखा है उसका हमने हमारे लाइफ में यूज किया। अभी हम लोगों को 1 घंटे में, हमारा टाइम लिमिट है 1 घंटा, 1 घंटे में हमें इस विषय के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी हासिल करना। हमारा विषय है एस्ट्रो वास्तु। मैं थोड़ा शॉर्ट में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल देता हूँ क्योंकि जो लोग वास्तु जानते हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। ये जब मेरा लेक्चर खत्म होगा तब आपको पता लगेगा कि आप वास्तु करते हो, दैट इज अ गुड थिंग, बट आप आधा काम करते हो, आधा काम छोड़ देते हो। तो आधा काम करने के लिए हमें काफी स्कोप है। कोई भी चीज कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इतने दिन हमने पढ़े नहीं है, बट ये पढ़ना जो लोग वास्तु करते हैं उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये आपको जब मेरा लेक्चर खत्म होगा तब पता चलेगा। वी फॉलो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अभी मैं थोड़ा एक बिगिनिंग में थोड़ा इंग्लिश बात करूंगा। विद सिस्टम अप्रोच, इट इज कॉल्ड SAP, systematic approach to predictive astrology. What is this systematic approach to predictive astrology? It is an approach based on a vast technical knowledge like Chandra Kundli, Jalma Kundli, Namansh Kundli, Dasha, Gochar, Gochar में अष्टक वर्ग गोचर। There is no comparison with अष्टक वर्ग गोचर। जिनको अष्टक वर्ग गोचर नहीं आता उन्होंने अष्टक वर्ग गोचर सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डिनरी गोचर में कुछ भी दम नहीं है और अष्टक वर्ग गोचर उसके 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है और मैथमेटिकल बेस है। सो गोचर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी गो टू द नेक्स्ट इज वर्ग कुंडली एंड मूल त्रिकोण रास। ये 5, इसके अलावा भी हम लोग
जो जो काफी प्रिडिक्शन में कृष्णमूर्ति का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा ये वास्ट बंच ऑफ नॉलेज इज नॉट रिलेटेड विथ एनी कुंडली. It is the combination of number of Chandra Kundi, Jalma Kundi, Namash Kundi, Dasha, Gochar, Ashtak Varga, Krishnamurti Paddhati and मूल त्रिकोण रास. जब मैं इतने वर्डिंग बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है. ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत सरल है. पढ़ाने का तरीका यदि सरल रहा तो समझने के में बहुत इजीली आता है, और पढ़ाने का तरीका यदि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो आदमी बीच में ही छोड़ के चला जाए. हमारा जो प्रोसेस रहता है हमेशा वो एनालिटिकल माइंड, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी. आपको 5 दिन में एक कोई भी चीज जो हम समझाएंगे वो पूरी तरह से समझ में आना ही चाहिए. जब हम इतना उसको सिस्टम से जाते हैं तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है. जैसा काफी लोग मूल त्रिकोण राशि का प्लेनेट में यूज ही नहीं करते. लोगों को मूल त्रिकोण ज्योतिष बनते हैं, मूल त्रिकोण राशि मालूम नहीं. अच्छा मालूम है तो उसका यूज मालूम नहीं. कृष्णमूर्ति पद जो कि मैथमेटिकल बेस्ड है, 80 to 90% एक्यूरेसी देती है. जो आपसे प्रॉब्लम रिलेटेड है उससे आपको 5 मिनट में कृष्णमूर्ति से जवाब मिलता है. अष्टक वर्ग वेरी वेरी मैथमेटिकल प्रोसेस विच गिव करेक्ट रीडिंग आल्सो. तो ये सबका यूज हमने एक सिस्टम में डाला है जिसको हम सैप बोलते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी. इट इज अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स. हम सभी जगह मैथमेटिक्स का यूज करते हैं. अष्टक वर्ग इज 100% मैथमेटिक्स, कृष्णमूर्ति इज 100% मैथमेटिक्स. जब हम कृष्ण जन्म कुंडली नमाज कुंडली देखते हैं तो पूरे ग्रहों के अंश, लग्न के अंश इसका यूज करते हैं. वो कितने अंश पे है, लग्न कितने अंश पे है, इसका पूरा यूज करते हैं. जब दशा का यूज करते पूरा मैथमेटिक्स. आप लोग वास्तु जानते हो, वास्तु जब आप जानते हो तो लोगों को बोलते हैं कि वास्तु के लिए दशा और दिशा बहुत जरूरी होती है. बट कितने लोगों को दशा आती है? दिशा तो सब लोगों को आ जाएगी, बट दशा जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी जानना पड़ेगी. तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत कम लोग जानते हैं, क्या वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं. बट बोलने के लिए तो अपन बोलते कि दशा और दिशा, तो आधा भाग तो निकल गया. दशा तो मालूम ही नहीं होती क्या है करके. तो ये सब चीज आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई जाती है. This is a divine science of Vedic astrology. Help us in giving a dependable indication in the field of astrology. हमारे कोई भी फील्ड में, चाहे वो मैरिज रहो, चाहे वो घर रहो, चाहे वो संतान रहो, चाहे वो कर्म रहो, एक डिपेंडेबल इंडिकेशन मिलती है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज इंडिकेटिव लैंग्वेज. It is not rules, regulations, and confirmation, but these indications are sufficient to take the decision in life. तो 12 भावों में हमारा पूरा जिंदगी बचपन से मरो तक हमारा पूरा जिंदगी 12 भाव में आता है. आप कोई भी क्वेश्चन करो, ये 12 भाव में से हम उसका जवाब दे सकते हैं. और वो भी डिपेंडेबल इंडिकेशन वर्ड यूज किया है, यानी इट इंडिकेट्स. सो जो लिमिटेशन एस्ट्रोलॉजी के है उसी लिमिटेशन में हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे. हम लिमिटेशन के बाहर के जवाब नहीं दे सकते. कोई भी बुद्धि को मर्यादा रहती है, नॉलेज को मर्यादा रहती है, अनुभव को मर्यादा रहती है, इसीलिए जवाब भी मर्यादा में ही आता है. तो ये सोच समझ के कोई भी क्वेश्चन आप एस्ट्रोलॉजी में पूछते हो तो सोच समझ के पूछना चाहिए और सोच समझ के उसका जवाब दें. अभी इस एस्ट्रोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या? इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि संचित प्रारब्ध क्रियामा. ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है. संचित मीन्स पास्ट जन्म में आपका जो कुछ भी पाप पुण्य है उसी बेसिस के ऊपर आपका बर्थ होगा, और बर्थ से डेथ तक अपने लाइफ का एक पैटर्न बनेगा. वो पैटर्न मीन्स योर हॉरोस्कोप. इस पैटर्न में आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे. इस पैटर्न में आपको काफी अच्छी चीज मिलेगी, काफी नेगेटिव चीज मिलेगी. इस पैटर्न में आपको अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल नाम के 2 प्रॉब्लम मिलेगी. जो प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते वो छोटी मोटी चीजों से आप अवॉइड करोगे. जो प्रॉब्लम अवॉइड नहीं कर सकते उसको भोगना ही पड़ेगा. तो भोगना ही पड़ेगा. तो जो अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम है उसको हम कुछ नहीं.
जैसे वास्तु में भी कुछ आपकी लिमिटेशन आती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कल इसके ऊपर काफी बात हुई, पाठक जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया आपको कि आपको 80 मार्क मिले, डोंट वरी अबाउट 20, जो नेगेटिविटी है वो छोड़ दो उसको। दूसरा पाठक जिनने आप बोला आपको, जितना आपका विजन, जितना आपका नॉलेज, जितना अपना अनुभव, उतनी चीज आपको दिखेगी, बाकी की चीज आपको दिखेगी ही नहीं। जब आप वास्तु करते हो, जब वास्तु जानते हो, वास्तु के लिए जाते हो, तो ये सबसे बड़ी बहुत जरूरी है कि जाने के पहले आप उसका एस्ट्रो वास्तु देख लो। जाने के पहले वो आदमी क्या है, उसके उसमें वास्तु सुख क्या है, उसमें वास्तु के बारे में डिफिकल्टी है क्या, उसमें वास्तु, ये सब चीज आपको वहां जाने के पहले एस्ट्रोलॉजी बताती है। और ये भी आपको सिखाई जाता है कि ज्योतिष एंड वास्तु, दे आर द सेम साइड ऑफ द कॉइन, दे आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। जब आपको ये मालूम है कि ज्योतिष एंड वास्तु साथ साथ में चलता है, तो जब आप ज्योतिष से पढ़ोगे ही नहीं तो आप आधा आधा रह जाएगा। तो कोई भी चीज पढ़ने के लिए कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा होता। अभी भी आज जो लोग वास्तु करते हैं, उन्होंने उनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने अभी भी इस कोर्स में ज्वाइन होकर अपना अपना पढ़ाई करना चाहिए। और ये ओनली वास्तु के लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है ऐसा थोड़ी है। एस्ट्रोलॉजी तो आपको लाइफ के हर फील्ड में काम में आती है, हर फील्ड का जवाब आप यहाँ से देते हैं। और मैक्सिमम लोग आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं। वास्तु से आपसे लिमिटेड लोग जुड़ते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी से आपसे काफी लोग जुड़ते। तो जो हमारा पास्ट है उसके बेसिस पे हमारा लाइफ होता है। जो हमारा पास्ट है उसको हम इंग्लिश में कॉज बोलते हैं, और जो हमारा लाइफ है उसको हम इंग्लिश में इफेक्ट बोलते हैं। देयर इज एब्सोल्यूट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। नोबडी कैन चेंज द इफेक्ट अनलेस एंड द कॉज इज चेंज, क्योंकि देयर इज अ रिलेशनशिप। तो ये लिमिटेशंस रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के। आपको ये एक बार लिमिटेशन समझ गए तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति को सुख दुख भय क्रोध लाभ बंधन मोक्ष जो कुछ भी होता है उसके दैव का कर्म है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी आदमी को यदि सुख दुख होता है तो उसके लिए दूसरा कोई भी आदमी जिम्मेदार नहीं रहता है। और हम लोग हमेशा दूसरे के तरफ उंगली उठा के इनके वजह से मुझे तकलीफ हुई, ये बहुत गलत बात कर। जब हमारे एस्ट्रोलॉजी में जब भी ग्रहों की दशा और गोचर का पॉजिटिव इफेक्ट आता है तभी हमें सुख शांति मिलती है। इसलिए बोला है ग्रह तारों में जब साजिश सकारात्मक साजिश होती है, यानी ग्रह और तारों में जब सकारात्मक कॉम्बिनेशन आता है, सकारात्मक गोचर आता है, तभी चमकता है किस्मत का सितारा। और जब ग्रह तारों में सकारात्मक साजिश नहीं होती और गोचर दूषित होता है तब आदमी को भोग भोगना पड़ता है। वो फिर वास्तु से रिलेटेड रहो, वो फिर मैरिज से रिलेटेड रहो, या किससे भी रिलेटेड। तो ये बेसिक प्रिंसिपल यदि आपको एस्ट्रोलॉजी के समझ गए तो फिर ये पढ़ना बहुत आसान होता है। द स्ट्रॉन्ग प्लैनेट ब्लेस द नेटिव विथ ऑल हैप्पीनेस। ग्रह की बलवत्ता यदि है तो आपको हैप्पीनेस देगा, और यदि वीक प्लैनेट अप होगा तो डिले करेगा, सेटबैक करेगा, ट्रबल क्रिएट करेगा। सो स्ट्रेंथ मीन्स एनर्जी। कल बात करते करते पहला अविनाश कुलकर जी ने बोला कि वास्तु में हम जाके एनर्जी मेजर करते, बिल्कुल करेक्ट है। हम एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ एंड एनर्जी आर द सेम थिंग। वन इज रिलेटेड विद फिजिकल एग्जामिनेशन and other is related with astrological point. यदि ग्रहों में स्ट्रेंथ नहीं है, अनफंक्शनल नेचर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर वो ग्रह आपके वास्तु से रिलेटेड रहो, आपके मैरिज से रिलेटेड रहो, आपसे कर्म से रिलेटेड। सो ये फंडामेंटल चीज रहती है जो कि एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट एंड फंक्शन। अभी हम डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी क्या रहती है। एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या रहती है अभी काफी आपको उमरीकर सर ने बताया, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है।
तो एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली रहती है, मैंने आपको पहले बोला कि वी गो ए सिस्टमैटिक वे एंड इंक्लूड ऑल द थिंग, चंद्र कुंडली, नमाज कुंडली, जन्म कुंडली, गोचर, दशा, अष्टक वर्ग, कृष्णमूर्ति एंड मूल त्रिकोण राशि। इसमें से मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं एंड इसीलिए एक्यूरेसी बढ़ जाती है। काफी लोगों को सिर्फ जन्म कुंडली ही पढ़ना आती है, इवन गोचर भी नहीं आता। रेगुलर गोचर करोगे तो उसमें इतने अपवाद रहते हैं कि वो गोचर से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलता। तो आप सोचो, आप यदि एस्ट्रोलॉजर हो, ये 6 चीजें मैंने बोली है, इसमें से आप कितनी फॉलो करते हैं? आप मूल त्रिकोण फॉलो करते हो? नहीं करते। आप नमाज कुंडली, आप अष्टक वर्ग को फॉलो करते हो? नहीं करते हो। आप कृष्णमूर्ति फॉलो करते हो? नहीं करते हो तो करना चाहिए, नहीं करते हो तो करना चाहिए। सो इस टाइप से हम लोग अभी जो हमारे 12 भाव रहते हैं कुंडली में, इसमें हमारा पूरा लाइफ रहता है। हमारा जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन के मुताबिक कौन से भाव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है लग्न। यदि लग्न भाव पावरफुल रहा, क्योंकि कोई भी भाव में जाने के पहले लग्न भाव से गुजरना पड़ता है। यदि आप वास्तु देखोगे, चतुर्थ स्थान आएगा तो आपको पहले लग्न भाव देखना पड़ेगा। आपको संतान देखना पड़ेगा तो आप पहले लग्न भाव फिर पंचम भाव देखना पड़ेगा। आप यदि मैरिड लाइफ देखना पड़ेगा, आप लग्न भाव और संतान, क्योंकि लग्न भाव ये व्यक्तिमत्व है। लग्न भाव ये पर्सनैलिटी है। लग्न भाव की बलवत्ता यदि है तो आप कुंडली में अच्छे अच्छे चीजों का उपभोग भोग सकते हैं। और ये लग्न भाव यदि निर्बल दुर्बल है तो आपके कुंडली में अच्छे अच्छे योग होने के बाद भी आप उसका उपभोग ले नहीं सकते। तो सबसे पहले कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश, इनकी बलवत्ता देखना बहुत जरूरी होता है कि लग्नेश कितना बलवान है, लग्न भाव कितना बलवान है। बाद में आप जहां जाना है वहां जाके आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु। वास्तु हम वास्तु सुख, वास्तु ये क्या है, हमारे हॉरोस्कोप में वास्तु का सुख कैसा है, हमारे हॉरोस्कोप में वास्तु में ऑब्स्टेकल्स है क्या, हमारे हॉरोस्कोप में वास्तु के बारे में कुछ लिटिगेशन आने वाली है क्या, हमारे हॉरोस्कोप में मुझे बहुत अच्छी सुख देने वाली वास्तु मिलने वाली है क्या। इस सब चीज का जवाब आराम से चतुर्थ भाव से मिलता है। जब हम कोई भाव का एनालिसिस करते हैं तो पहले भाव, भावेश कारक, भाव मीन्स दैट हाउस, भावेश मीन्स द लॉर्ड ऑफ द हाउस एंड कारक मीन्स सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस। हॉरोस्कोप में हर चीज के लिए सिग्निफिकेटर डिसाइड किए गए हैं। जैसे गुरु, ये सिग्निफिकेटर अब धन स्थान, पंचम स्थान, भाग्य, कर्म, लाभ, इन पांचों चीजों को गुरु कंट्रीब्यूट करता है। यदि पत्रिका में गुरु पावरफुल है तो ये पांचों हाउस अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट होते हैं। यदि शुक्र पावरफुल है तो सप्तम स्थान कंट्रीब्यूट करता है, यानी मैरिड लाइफ कंट्रीब्यूट करता है। इसी टाइप से जब आप वास्तु में आते हो तो वास्तु का मेन भाव है चतुर्थ। इसलिए पहले आपको भाव, भावेश मीन्स लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस एंड कारक मीन्स सिग्निफिकेटर, दैट इज मार्स, मंगल। यदि ये तीनों अच्छी पोजीशन में है और लग्न भाव पावरफुल है तो आपको वास्तु का सुख अच्छी तरह से मिल सकता है। यदि इनमें दूषित आ गया तो चीज कम कम होती है। देखो, मैंने वास्तु खरीद ली है, उससे क्या होता है भाई, वो कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर रही क्या, वो दूसरे के नाम पे थी क्या, इसमें लिटिगेशन है क्या, वहां जो काबिज किया है वो आदमी छोड़ता है क्या, वो काबिज किया हुआ आदमी लाके बैठा है क्या। तो हजारों क्वेश्चन, क्वालिटी आएगी। इट इज द क्वालिटी, नुस्ते वास्तु खरीद लिया इसे थोड़े मेरा मैरिज हो गया। कितनी चीज आती है मैरिज में, हैप्पी मैरिज है, वर्स्ट मैरिज है, डाइवर्स है, पति भाग गया है, कितनी चीज आती है। तो ये क्वालिटी आपको चतुर्थ भाव के अभ्यास करने से पता चल जाती है कि मेरी वास्तु की क्वालिटी क्या। अभी मैं सिर्फ वास्तु के ऊपर बात करूंगा, अभी मैं बाकी की चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा।
मेरी वास्तु की क्वालिटी क्या है, मुझे वास्तु से सुख है क्या, मुझे वास्तु से कॉम्प्लिकेटेड है क्या, मैंने वास्तु मेरे नाम पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि सब लोगों ने अपने अपने नाम पे वास्तु लेना चाहिए। ये जरूरी है कि सबके मैरिज होता है तो सबका हैप्पी मैरिड लाइफ होता है, फिर डाइवर्स किसका होता है, किन 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 लोगों का डाइवर्स होता है, उन्होंने भी तो मैरिज किया है ना। सो मैरिज किया इसका मतलब सबसे ठीक होगा, ये ऐसा किसने बोला। सो आपने वास्तु खरीदी इसलिए वास्तु सुख है, ऐसे किसने बोला। तो ये सब चीज आप आराम से बैठे बैठे रूम में बैठे बैठे अष्टो वस्तु बोलते इजीली, मैंने जो बोला उस टेक्निक से देख सकते हैं। यू शुड नॉट निग्लेक्ट सिंगल थिंग, मैं जो बोला है उसी सिस्टम से जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा रास्ता है, देखो कोई भी चीज हासिल करना है तो लंबा रास्ता है। अभी आपको उम्रीकर सर ने पहले ही बताया कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फर्क। वास्तु तो आप एक महीने में पढ़ सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको काफी टाइम लगेगा, आपको अनुभव हासिल करना पड़ेगा, आपकी बुद्धिमत्ता हासिल करना पड़ेगी, आपका इंट्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें काफी सारे वेरिएशन, उसमें से कौन सा वेरिएशन लेना और कौन सा पॉइंट पकड़ के जवाब देना, ये थोड़ा अनुभव की बात आती है। तो अनुभव से और अभ्यास से आप इसको कर सकते। अब मैंने आपको कुछ पत्रिका दी है, 10 पत्रिका, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, कोई फर्क नहीं आएगा, चिंता मत करो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग 10 पत्रिका स्टडी करो, और वो 10 पत्रिका किस लिए दिए है वो ऊपर लिखा है, तो आपको ये पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखा जाता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में एक एक 8-10 नियम समझाऊंगा जो चतुर्थ भाव से रिलेटेड। घर लेने के लिए योग, अच्छे योग में घर लेने के बाद सुख शांति समाधान मिलना चाहिए, ये अपना पूरा मेन एम रहता है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए हॉरोस्कोप में, तो लग्न और लग्नेश प्रथम बलवान होना चाहिए, निर्बल और दुर्बल नहीं होना चाहिए। जब कोई भी चीज निर्बल और दुर्बल होती है तो उसकी क्वालिटी खराब। दूसरा, चतुर्थ स्थान यानी 4th हाउस, भाव भावेश कारक, इनका डीप स्टडी करना चाहिए। यदि तीनों में से तीनों ही खराब हो गए तो फिर आपके नाम पे जो वास्तु खरीदी जाएगी उससे आपको बिल्कुल सुख शांति नहीं मिलेगा, उससे आप डिस्टर्ब रहोगे, और हो सकता ज्यादा खराब हो तो उसके ऊपर लिटिगेशंस, या आपकी वास्तु कोई दबा के बैठ जाएगा, छोड़ेगा नहीं, भाई दबा के बैठता है छोड़ता नहीं, ऐसे हजारों केसेस हमारे पास आते। अच्छी वास्तु के लिए चतुर्थ उच्चिका होना चाहिए, मूल त्रिकोण का होना चाहिए, मंगल मूल त्रिकोण का होना चाहिए, लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस मूल त्रिकोण उच्चिका होना चाहिए, तो आपको सुखी समाधान वाली वास्तु और इजीली अवेलेबल वास्तु हो जाती। इसमें सबसे पावर होता है सिग्निफिकेटर मंगल। ये मंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब आप जमीन खरीदते हो या वास्तु खरीदते हो तो इसमें मंगल आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और भाव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। भाव बिल्कुल दूषित नहीं होना चाहिए, भाव को बलवत्ता होना चाहिए। ये बलवत्ता आप अष्टक वर्ग से आराम से देख सकते हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में चतुर्थ भाव में अबव 30-32 गुण है, इसका मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये जो नंबर आते हैं 30-32, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये मैक्सिमम 42-43 तक जाती है, अबाउट 28 ये पॉजिटिव होती है। यदि आपके चतुर्थ भाव में अच्छे गुण है तो आपको सुखी वास्तु मिलेगी। अभी मैं मेरा बताऊंगा, मेरे चतुर्थ स्थान में 36 गुण। आई गॉट वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी वास्तु, बताऊंगा आगे। तो ये अष्टक वर्ग जो अभी उमरीकर सर ने बोला है, ये 1 मिनट में बताता है आपको कि 4th हाउस का स्ट्रेंथ क्या है। वहां से नंबर जाके देखो अष्टक वर्ग में, इमीडिएटली पता। चतुर्थेश यानी चतुर्थ स्थान का लॉर्ड और मंगल शुभ स्थान में बैठना होना चाहिए और शुभ ग्रहों के दृष्टि में होना चाहिए।
वो बिल्कुल भी राहु मंगल से वगैरह जैसे अष्टमेश जैसे ग्रहों से या वेद जैसे ग्रहों से दूषित नहीं होना चाहिए। चतुर्थेश एंड मंगल ये पॉजिटिव होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए। तो स्व कष्टार्जित उत्तम सुख वाला घर मिलता है। यदि ये है तो स्व कष्टार्जित और उत्तम सुख वाला घर। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थेश और लग्नेश इनका आपस में संबंध हो और लग्न में चंद्र और शुक्र हो तो शुभ वास्तु मिल जाए। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग चतुर्थ स्थान की बलवत्ता बढ़ा रहे, हम लग्न स्थान की बलवत्ता बढ़ा रहे। ये सिंपल टेक्निक, तो आपको डीप में नहीं जाना है तो ये सिंपल टेक्निक है। चतुर्थ भाव दूषित नहीं होना चाहिए, लग्न भाव दूषित नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आपको सुख देगी। अच्छे वास्तु सुख, अभी कोई भी सुख जो होता है ना, कल जैसा वास्तु में सर ने बोला कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे आप वास्तु देखने जाते हो तो आपके पास एक 25 पॉइंट की लिस्ट रहती है। जैसे आप एंटर होते हो, एक कंपाउंड में एंटर होते हो, वहां से आप प्लॉट का साइज, प्लॉट के कॉर्नर, प्लॉट का दिशा, प्लॉट का एंट्रेंस, प्लॉट का स्लोप, ऐसे करते करते ऊपर जाते। देन यू गो टू प्लेसमेंट, क्या क्या प्लेसमेंट किया है सबके, देन यू गो फॉर वास्तु पुरुष, लाइक दैट। 25 में से यदि आप 25 टिक मार्क किए और 2-4 खराब हुए, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कुछ तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है तोड़फोड़ करने की। कल क्लियरली बता दिया कि नॉर्थ में और ईस्ट में ये है वो है, तोड़ो क्या, बिल्कुल तोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि 80% ओके है तो सेम चीज वास्तु में, सेम चीज वास्तु में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहेगी, हमेशा रहेगी, क्यों नहीं रहेंगी नेगेटिविटी, बट पॉजिटिविटी डोमिनेट करती है तो वास्तु सुख अच्छा मिलता है। और नेगेटिविटी डोमिनेट करती है तो आदमी वास्तु में सो भी नहीं सकता। मेरे पास एक किसी केस है हस्बैंड वाइफ की, कि वाइफ के हॉरोस्कोप में वास्तु सुख ही नहीं है, वो किराए के घर में रहती है और हस्बैंड अपने खुद के घर में। सुना है ऐसा कभी? नहीं सुना तो मेरे से सुन लो, नहीं सुना ना तो सुन लो, क्योंकि उसमें वास्तु सीख नहीं, वो किराए के घर में रहती है। तो वो बोलो किराए के घर में उसको तो तकलीफ क्यों नहीं होगी? अरे किराए का घर उसका खुद का घर थोड़ी है, वो तो किराए का घर है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखने को मिलती। चतुर्थ भाव बलवान होना चाहिए। चतुर्थ और मंगल चर राशि में हो तो अनेक घरों का योग आता है। लोग पूछते हैं सर हमारा दूसरा घर होगा क्या, तीसरा घर होगा? होगा भाई, होगा। क्यों? तो 4th हाउस का बलवत्ता देखो, चतुर्थेश और मंगल चर में है तो आपको 1-2 मिल सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल चीजें होती है वास्तु में। काफी चीजें ऐसी 10-15 पॉइंट्स है जिससे अपने को वास्तु का सुख। चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ सप्तम स्थान में जाके बैठा है और शुक्र भी चतुर्थ स्थान में जैसे औरत के भाग्य से घर मिले। क्या बोला? चतुर्थ का मालक सप्तम में जाके बैठा, घर का मालक वाइफ के स्थान में जाके, और शुक्र चतुर्थ में बैठा है। औरत के भाग्य से घर मिलेगा, आपका भाग्य नहीं, औरत के भाग्य से घर मिलेगा। सुनो जरा, चतुर्थ स्थान में शुक्र और गुरु पॉजिटिव होने से इजीली वास्तु अवेलेबल। ऑल ऑफ ए सडन हाउस पोजीशन, मेरे को इमीडिएटली हाउस पोजीशन हो सकता है, क्या होता है? एक और चतुर्थ के स्वामी आपस में और मंगल बलवान हो तो, मंगल की पहले पोजीशन देखो, मलवंग बलवान हो तो हाउस होता है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूं कि जब मैं हाउस करा था, सुबह 9 बजे मुझे मालूम नहीं था मैं हाउस खरीदना है। 10 बजे मेरे वाइफ ने बोला कि चलो मार्केट में जाओ, ये गहना बेचो और अपने हाउस लेना है। 10 बजे मार्केट में गए, गहने बेचे, 11 बजे पैसे लिए, छिड़कों में डिपॉजिट कर दिए, 12 बजे हाउस का प्लॉट का पोजीशन ले लिया। तो ये आपके वास्तु एस्ट्रो में होना चाहिए। ऐसा फुकट में नहीं होता। कोई भी चीज ऐसी ऑटोमेटिकली नहीं होती, उसके योग पत्रिके में होना चाहिए। आपका मंगल बनवा होना चाहिए, आपका मंगल चतुर्थ स्थान में होना है हमारा, और आपका चतुर्थेश उच्च स्वराशि का मूल त्रिकोण का राशि का होना चाहिए, तो ही आपको ये सब चीज अवेलेबल होती है, नहीं तो आदमी परेशान होता। तो ये ऐसी काफी चीजें हैं जो आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाती। इसमें भाग्य सबसे बड़ा
इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। भाग्य बिना मिलती नहीं फूटी एक कौड़ी, लाखों प्रयास कर चुके कुछ ना आए काम। कर ले बेटा, कितना करना है कर ले। यदि भाग्य नहीं सपोर्ट कर रहा है, चतुर्थ स्थान नहीं सपोर्ट कर रहा है और लग्न स्थान नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो वास्तु में सुख नहीं आएगा। टुडे इन हॉरोस्कोप आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वास्तु। हॉरोस्कोप तो बहुत होता है, आपकी पूरी जिंदगी हॉरोस्कोप में आती है, वो हम पढ़ाते भी है। अब वास्तु के अशुभ योग क्या होते हैं? अब तो मैं शुभ योग बताया आपको। अशुभ योग होते हैं कि चतुर्थ स्थान, द्वितीय स्थान और 12th हाउस, यदि पाप ग्रहों से संबंधित, यदि वहां पाप ग्रह बैठे चतुर्थ स्थान, द्वितीय स्थान और 12वां स्थान, तो आपको वास्तु के बारे में कॉम्प्लिकेशंस खड़े होंगे। यही बैठ के हम बोल सकते। लोग ऐसे ऐसे जिन लोगों के में अशुभ योग है, पहला सजेशन देती कि भैया आपके नाम पे मत, नहीं सर लेना, ले भाई तो कौन नहीं बोला, बाद में इधर नहीं आने का, इधर पूछने के लिए भी नहीं आने का बात। चतुर्थ स्थान यदि अष्टम में जाके पाप ग्रहों के साथ बैठा है, ग्रह नाश। आपका चतुर्थ अष्टम में जाके बैठा है और पाप ग्रहों के साथ बैठा है, ग्रह नाश हो। 1000 टाइप के ग्रह नाश होते, घर जल जाता है, घर लूटा जाता है, घर फोड़ा जाता है, घर ऑक्युपाई किया जाता है, भाड़े घरी घर नहीं छोड़ता, ये सब ग्रह नाश में आता है। तो ये सब आप आराम से एस्ट्रो वास्तु के फील्ड से विदाउट मच ट्रबल स्टडी कर सकते हैं, विदाउट मच ट्रबल शांति से देख सकते हैं और अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। मंगल यदि पाप ग्रह युक्त और निर्बल हो गया, मंगल जो वास्तु का सिग्निफिकेटर है, यदि पाप ग्रह युक्त है और निर्बल है, यानी नो स्ट्रेंथ नहीं है, और चतुर्थेश द्वितीय में नीच है, तो घर नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी करोड़पति हो। ऐसे ऐसे केसेस आएगी, अभी 10 केसेस आएगी शॉर्ट में, 10 केसेस भी 1 घंटे में, आधे घंटे में खत्म करूं। लग्नेश और शनि नीच राशि में हो, अशुभ घर, आपका लग्नेश भी गया, आपका शनि भी गया। शनि जमीन का कारक है, मंगल तो नीच गया तो प्रॉब्लम खड़ा होता है, मंगल राहु के साथ आया तो 100% प्रॉब्लम खड़ा होता है। यदि मंगल राहु के साथ आया तो घर के बारे में ऐसे प्रॉब्लम खड़े ये होते कि जिसका सोल्यूशन ही नहीं मिलता, चाहे जो करना है वो कर ले। मंगल यदि राहु के साथ आ गया, मेरा अभी आने वाले 3 पत्रिका में मंगल राहु के साथ है, और वो भी मंगल नीच है, मरा जान से मरा, सोल्यूशन ही नहीं आता है। शनि यदि चतुर्थ 6-8 के साथ होए तो अशुभ होता है। चतुर्थ स्थान में राहु है और पाप ग्रह और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, यानी स्थान दूषित होगा, वो भी राहु से और शनि से दूषित होना, और राहु और शनि से दूषित होना बहुत बड़ी नेगेटिव। जब कोई भी चीज राहु से दूषित होती है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये निर्णय आता नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आदमी को ऐसा लगता है, जब तक उसको उसका एस्ट्रोलॉजी मालूम नहीं रहता है, वो तो खुद को शेर समझता है क्योंकि उसके पास पैसे रहते हैं, बट उसके बाद भी होती नहीं है वास्तु। जब वो एस्ट्रोलॉजी के पास आता है तभी उसको समझता है कि उसके हॉरोस्कोप में वास्तु के बारे में प्रॉब्लम्स है। तो ये हो गए निगेटिव चीजें जो अशुभ वास्तु होती है, और पहले जो बोले वो होते पॉजिटिव चीजें, शुभ वास्तु। तो आपके पास जो कुछ भी क्लाइंट्स आते हैं, हम तो अभी घर में बैठ के हमारे पास अलग अलग लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वास्तु के बारे में। जब लोग आपको क्वेश्चन आएगा पूछेगा वास्तु के बारे में, तब आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप बोलेगे नहीं नहीं हम एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं, जानना शुरू करो भाई, जानते नहीं तो शुरू करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वास्तु के बारे में बोलते कि हम वास्तु कंसल्टेंट है और एस्ट्रो वास्तु आपको मालूमात नहीं है, ये तो थोड़ी दुखदायक की बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं वास्तु मास्टर हूं बट मुझे एस्ट्रोलॉजी मालूम नहीं।
भाई एस्ट्रोलॉजी इज टोटली कनेक्टेड विद योर वास्तु। आपका क्या है क्या नहीं है। एक गलत आदमी के वास्तु में जाके आप उसको बोल रहे कि ये करो वो करो सब ठीक ठाक हो जाएगा, और उसकी वास्तु पूरी दूषित है, वो तो कुछ दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस आपके बारे में लूज हो जाएगा, बोले गलत बोलता है ये आदमी गलत बोलता है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए जो सिंपल सी चीज है एस्ट्रो वास्तु, वो आप सीख लो। हमारे क्लासेस होते अभी आपको उमरीकर जी ने बताया कि इस टाइप के क्लासेस हम लेते हैं, किस टाइप के हम क्लासेस लेते हैं। इसमें हम अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, हम लोग कुछ भी ज्यादा सिखाते नहीं, वी टेल यू ओनली अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि मैथमेटिकल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी विथ शॉर्ट टाइम कैसा पढ़ना। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी शॉर्ट टाइम में टू द एक्यूरेसी कैसा पढ़ना, इसको अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, और हम लोग वही पढ़ा। तो अभी मैं वास्तु के आपको शुभ अशुभ वास्तु के नियम बताए। अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। हमने अभी आप लोगों को 10 केसेस फॉरवर्ड किए, तो आप देखो ये केसेस का जवाब कैसा देना। आप वास्तु कंसल्टेंट है, आप बैठे हो, आपको फोन आता है, ये फर्स्ट नंबर की केस, आपको फोन आता है, सर मैं 5 साल से 4 साल से मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है। He is a green card holder in USA, MS in USA last 20 years. He is in Chicago. ये पहली केस है। He is in Chicago. 4 साल से मकान लेने का ट्राई कर रहा है। 4 साल से ये और इसकी वाइफ मकान लेने के लिए जाते हैं, मकान ढूंढते हैं, मकान फिक्स करते हैं, बाद में आदमी मकान कैंसिल करता है। अभी आप जवाब दो इस आदमी को कि ये ऐसा क्यों होता है। आप वास्तु कंसल्टेंट हो, he is asking you the question regarding his vastu, regarding land, possession of land, he want to purchase the land। आप वास्तु कंसल्टेंट हो ना, आप जवाब दो उसको। वो पूछ रहा आपको कि मेरा वास्तु होता क्यों नहीं है, मैं क्या करूं। ये फोन 8 दिन पहले मुझे इसके वाइफ ने किया। इसने वाइफ ने बोला कि ये देखो, इनकी जरा हॉरोस्कोप देखो, 4 साल से हम हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करके रो रो के रात बिताते हैं कि अपना घर क्यों नहीं हो रहा है, पैसा तो पड़ा है लेकिन घर क्यों नहीं हो रहा है, अंकल देखो ये और मुझे समझाओ कि क्या है। मैंने इमीडिएटली आदमी की पत्रिका मंगाई, ये पत्रिका नंबर 1 पे है, आपके पास ये पत्रिका है। अभी जो जो नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये पूरी 10 पत्रिका मैं आपको आधे घंटे में सिखाऊंगा। यही है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी। ये नहीं कि मैं 2 घंटा 4 घंटा आपको पढ़ाते बैठूंगा, आधे घंटे में मैं 10 पत्रिका बताऊंगा विथ प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम आया शिकागो से। अभी आप थोड़ा देखो, विजन बढ़ाना पड़ेगा आप, क्योंकि विजन है तो दिखेगा, विजन नहीं तो दिखेगा नहीं। ये तो कल की बात है। आपको हर आदमी को अपना अपना विजन बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाना पड़ेगी। अब जो एस्ट्रो के स्टूडेंट है, एटलीस्ट दे शुड सी इट। लग्न कुंडली के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, देखो 1 मिनट में जवाब आता है। लग्न कुंडली में कॉन्सेंट्रेट करो। सिग्निफिकेटर मंगल, सिग्निफिकेटर मंगल कहां बैठा है, व्यय स्थान में। कैसा है, नीच। किसके साथ बैठा है, राहु के साथ। जब सिग्निफिकेटर मंगल जो घर का इंचार्ज है, जो वास्तु सुख देने वाला है, जो वास्तु का इंचार्ज है, जो जमीन का इंचार्ज है, वो व्यय में बैठा है, व्यय करने वाला है। बंधन, बंधन में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। राहु उसका कट्टर शत्रु है, तो ये राहु तो उसको नेगेटिव बनेगा। वो खुद ही निर्बल है और बंधन में बैठा है। कहां से मकान होगा भाई, कहां से मकान होगा इसके नाम पे, जब वो मकान लेने वाला मालिक ही नीच होके व्यय स्थान में राहु के साथ बैठा है, नीच होके। अच्छा वो देखो और थोड़ा आंख खोल के, वो कारक भी है और भावेश भी है, 2 चीज है। इट इज नॉट ओनली वन, इट इज नॉट ओनली मंगल, इट इज सिग्निफिकेटर एंड लॉर्ड ऑफ द हाउस। जो हाउस से मुझे वास्तु मिलने वाली है, उस हाउस का मालिक मंगल है, जो नीच है, जो व्यय में बैठा है और राहु के साथ बैठा है। कहां से होगा मकान, और होगा
भी तो राहु बैठा है वहां परेशान करने के लिए। चलो गया काम से पूरा। अभी भाव के ऊपर आ जाओ। भाव के ऊपर भी राहु की दृष्टि है, भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। हर्षल नेपच्यून बैठे, नेपच्यून तो एकदम हुलकावनी देता है, यानी आई हुई चीज निकल जाता है। मैंने इनको पूछा क्या कर रहे 4 साल से? अंकल बोले, उसकी वाइफ बोली, अंकल बोले ये मकान बुक करता है और कैंसिल करता है। इसने 2 जगह कैंसलेशन चार्जेस भरे हैं, 2 जगह इस आदमी ने कैंसलेशन चार्जेस भरे है। अभी ये केस आ गई। अभी इसके ऊपर आप ज्यादा टाइम खर्च करने से कोई मतलब तो नहीं है। आप नवांश कुंडली में आ जाओ। अब नवांश कुंडली में मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि आती है, फिर से ये मंगल नवांश कुंडली में खत्म हो गया। नवांश कुंडली में आ जाओ। नवांश कुंडली का चतुर्थेश वो भी व्यय में जाके बैठा है राहु के साथ। सुनो कितनी सिंपल बात, कितनी बढ़िया बात। चतुर्थ का मालक, नवांश कुंडली का मालक गुरु व्यय स्थान में जाके बैठा है राहु के साथ। वही चीज रिपीट हो गई जो लग्न कुंडली में रिपीट हो गई है। सो 2 चीज में वही चीज रिपीट हो गई। चंद्र कुंडली में आ जाओ। चंद्र कुंडली में दशम स्थान में राहु मंगल है, मंगल नीच है जो कि चतुर्थ को देखता है। यानी इसका मतलब इतना इसके नाम पे मकान लिया तो उससे सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम फिर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये यूएस में रहता है, सीनियर ग्रीन होल्डर, ग्रीन कार्ड होल्डर है, फिर इसने मकान लेना या जिंदगी भर किराए के मकान में रहना। जिंदगी भर किराए के मकान में रहेगा तो एंड में क्या करेगा, कहां से पैसे लाएगा? तो फिर हमने इसके वाइफ की पत्रिका मंगाई। इमीडिएटली मैंने बोला तुम्हारा पत्रिका भेज दो वाइफ का। ये नंबर 2 का पेज खोलो, नंबर 2 का पेज, ये इसके वाइफ की पत्रिका। नंबर 2 का पेज खोलो, उसके वाइफ की पत्रिका, ब्यूटीफुल पत्रिका फॉर वास्तु। बट इन्होंने, इनको तो किसी ने गाइड ही नहीं किया अभी तक, इनको किसी ने गाइड ही नहीं किया। अब देखो इस पत्रिका में क्या है। इस पत्रिका में पहले लग्नेश देखो, लग्नेश तो मंगल ही है। इस पत्रिका में लग्नेश मंगल है और धन में जाके बैठा है, कुटुंब स्थान में बैठा है लग्नेश, यानी लग्न स्थान पे। और चतुर्थेश लग्न में बैठा है। चतुर्थेश लग्न में बैठना ये इसका मतलब खुद तो मकान खुद करेगा। और धन का मालक चतुर्थ में आके बैठा है गुरु। हमने इमीडिएटली देखते ही बोला कि 8 दिन के अंदर मकान खरीदो आपके नाम पे। पहले ये क्वेश्चन पूछा कि इसके नाम पे मकान खरीदने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? तो जवाब दोनों भी हस्बैंड वाइफ बैठे थे, बोले नहीं सर, हमने कंसल्टेंट किया है और बोले यस वाइफ के नाम पे कर सकते हैं, इसका नाम सेकंड डालेंगे। आपको बोलता हूं कल इन्होंने मकान खरीद लिया, कल मकान खरीद लिया वाइफ के नाम पे। प्रॉब्लम कितने दिन में सॉर्ट आउट हुआ? 8 दिन में। अब जब मैं हॉरोस्कोप ही नहीं देखूं, सबको दोनों भी हॉरोस्कोप मैं देखे नहीं, तो मैं जवाब क्या दूं? अच्छा, हॉरोस्कोप देखने के बाद भी यदि मुझे हॉरोस्कोप समझ में नहीं आया तो जवाब क्या दूं? अब इसमें एक नंबर, इसके पहले का जो पेज था वो पेज निकालो। इसके पहले का पेज था वो पेज अभी प्रिंट, हाँ करेक्ट। इसके पहले दोनों के बीच करेक्ट। अभी देखो मैं आपको समझाया अभी कि हम सब टेक्निक का यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, इट इज कॉल्ड सैप, सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इतना आसान नहीं है जो बाकी के लोग सिखाते हैं ना, इतना आसान नहीं है। ओनली जन्म कुंडली सिखाएंगे हम आपको, सब चीज सिखाएंगे, कृष्णमूर्ति सिखाएंगे, अष्टक वर्ग सिखाएंगे। ये जवाब आता है 5 नंबर। हमने उनसे नंबर लिया, से वाइफ से नंबर लिया, कृष्णमूर्ति के लिए उसने 5 नंबर दिया। 5 नंबर देते 4 का सब, यदि 4, 11 और 12 आता है तो मकान खरीदा जाएगा। 4 का एक लाइन में जवाब, 4 का सब यदि 4, 11, 12 आता है तो मकान खरीद रहा है। इसमें से एक भी आया तो मकान खरीदा जाएगा। आ गया 4 और 12। अब दूसरा क्वेश्चन, कब? दशा डालो। दशा चल रही शनि गुरु की दशा चल रही है। देखो शनि गुरु की, शनि में आया 12, गुरु में आया 4 और गुरु में फिर से आया 11। इसका मतलब आने वाले इमीडिएटली तीसरे महीने से चौथे महीने के बीच में मकान खरीदा जाएगा। तो हमने कृष्णमूर्ति का यूज किया कि भाई मकान खरीदा जाएगा कि नहीं जाएगा। पहले ये जन्म कुंडली से नहीं आता है, ये कृष्णमूर्ति से आएगा कि खरीदा जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कब खरीदा जाएगा। तो हमने कृष्णमूर्ति यूज किया।
कितने कितने शॉर्ट में 3 लाइन में कृष्णमूर्ति ने जवाब दिया। मकान खरीदा जाएगा, इमीडिएटली खरीदा जाएगा, खरीदा गया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए खरीदा गया। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा सेकंड कि भाई ये हस्बैंड का नाम तो उसमें रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो लिमिटेशन है। वाइफ हस्बैंड का नाम छोड़ के खुद के नाम पे थोड़ी, वो तो हाउस वाइफ है, पेमेंट तो हस्बैंड करेगा, बट उसमें हमने पहला नाम इसका डाला, दूसरा नाम हस्बैंड का डाला। सो विथ लिमिटेशन वी आर सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम विथ लिमिटेशन। कभी भी मेरे से बात करोगे ना तो लिमिटेशन की बात करने का, ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछना। विथ लिमिटेशन वी आर सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आता है कैलिफोर्निया से, पेज नंबर 3 कैलिफोर्निया से पेज आता है। इज एमएस, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन कार्ड होल्डर है, 10 साल से घर देख रहा हूं, घर होता ही नहीं। कितने साल से देख रहे हैं? 10 साल से। 2000 में अमेरिका गए, 2004 में ग्रीन कार्ड हो गया, 5 में ग्रीन कार्ड हो गया, अभी 2020-21 चल रहा है, पैसा है, सब है, हिम्मत ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। जाने के लेने जाओ तो कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा भी हॉरोस्कोप में होता है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है आप जाके खरीद लिया, नहीं नहीं होता। नहीं भाई बताओ ना क्यों नहीं हुआ, चलो छोड़ो, मैं हॉरोस्कोप नहीं बता, आप बताओ ये खरीदा क्यों नहीं जाता। आप तो वास्तु जानते हो ना, बताओ खरीदा क्यों नहीं जाता। तो इतना आसान नहीं होता जवाब देना, उसके लिए आपको एस्ट्रो वास्तु देखना पड़ती है, क्योंकि आपके पास दूसरा उसका जवाब देने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। आपको फोन पर से पूछ रहा कि भाई मेरे, अरे आप वास्तु तो खरीदने के बाद जाओगे ना, वो तो वास्तु खरीदी ही नहीं है, वो तो वास्तु, वो तो पूछ रहा कि वास्तु खरीदी क्यों नहीं जा रही। क्वेश्चन इज रिलेटेड विद वास्तु, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर बिकॉज द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद वास्तु कि मेरी वास्तु खरीदी क्यों नहीं जा रही है। तो आप बोलेगे मुझे मालूम नहीं, that also will be one of the answer कि भाई मुझे मालूम नहीं ऐसे क्यों, बट हम उसको जवाब दे सकते। अभी उसका हॉरोस्कोप देखो 2 मिनट। लग्न स्थान देखो पहले, लग्न स्थान में मंगल बैठा है, लग्न स्थान में मंगल बैठा है, मंगल व्ययेश है, व्यय करने वाला है, बंधन डालने वाला है, नुसता व्यय नहीं है, बंधन, यानी मंगल जहां बैठेगा वहां बंधन डालेगा, वो बंधन है, वो बैठा है लग्न में उसके, और वो है अस्तंगत। अस्तंगत ग्रह जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले अस्तंगत ग्रह जानते हैं, कार्यनाश। जो ग्रह अस्तंगत होता है वो कार्यनाश करता है, कौन है वो? मंगल। वो बंधन में है, कार्यनाश करने वाला है, एंड सिग्निफिकेटर ऑफ द लैंड है, सिग्निफिकेटर ऑफ द लैंड गई, मकान ही नहीं हो रहा। हाउस का ओनर देखो, गुरु अष्टम में जाके बैठा है। अष्टम में जाता कोई भी ग्रह तो आपत्ति विपत्ति संकट बनाता है। तो घर का मालिक, जो घर खरीदना है उसका मालिक गुरु उच्च है, लेकिन आपत्ति विपत्ति और मनस्ताप के स्थान में जाके बैठा है। मंगल जो अस्तंगत है, जो बंधन कारक है, यानी वो भी गया, ये भी गया, और चतुर्थ स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है जो कि व्ययश है, चंद्र की दृष्टि है, सबसे घातक है। चतुर्थ स्थान के ऊपर चंद्र की दृष्टि सबसे निगेटिव है, क्योंकि चंद्र अष्टमेश है। अष्टमेश की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे रहने से मनस्ताप रहेगा, आपत्ति रहेगी, विपत्ति रहेगी, मकान खरीदना बहुत मुश्किल जाएगा। तो ये होता है हॉरोस्कोप। आप बोलोगे सर इनके फिर इन्होंने खरीदना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। माँ बाप के हॉरोस्कोप देखो, वाइफ का हॉरोस्कोप देखो, बच्चे का हॉरोस्कोप देखो, नहीं तो अपने हॉरोस्कोप में खरीदा ही नहीं जाता तो खरीदेंगे कैसे। और खरीद भी गया तो वास्तु सुख मिलने वाला नहीं है। खरीद भी गया तो क्यों अपनी मुसीबत खड़ी कर लेते हो, अपने वाइफ के नाम पे लो या क्या करना है करो। तो ये वास्तु, इसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। घर में बैठे हुए आपके वास्तु के जवाब दे सकते हैं। अब ये वास्तु आदमी ने खरीदी है, ये नंबर 4 पे आ गए, एस्ट्रो वास्तु। ये आदमी बहुत बड़े आदमी है, तो कोई गुरु के भक्त भी है, गुरु के भक्त वास्तु देखते हैं, पत्रिका देखते हैं। 4 नंबर पे आ जाओ, ये है बड़े आदमी, खुद को बड़े समझते हैं,
भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, वास्तु देखते हैं और लोगों को वास्तु के बारे में बोलते हैं। ये आदमी 2015, 16, 17 अष्टक वर्ग देखो, नीचे अष्टक वर्ग देखो, थोड़ा ऊपर करो इसको, ऊपर करो थोड़ा उसको, अष्टक वर्ग देखो, नीचे अष्टक वर्ग देखो, 4 नंबर का हॉरोस्कोप है, 4 नंबर का हॉरोस्कोप है, अष्टक वर्ग देखो, अष्टक वर्ग में 19 नंबर आ गया। 15, 16, 17 में जैसा ये आदमी, इसका मकान है, भागीदारी में डूब गया, क्योंकि सप्तम स्थान में से 16, 19 नंबर से शनि गया, भागीदारी में डूब गया, और जो मकान इसने बैंक के ऊपर खरीदा था उसका लोन बढ़ गया 2 करोड़ रुपए इसी पीरियड में। इसको बोलते हैं दशा। दशा जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं दशा। तो ये जब तक आपको मालूम नहीं, ये वास्तु देखने के बाद इसने आपको पूछा कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे मुसीबत है, आके मेरे वास्तु देखो, अब क्या क्या देखोगे? उसी आपका क्वेश्चन उससे क्वेश्चन से रिलेटेड है। भागीदारी में डूबा, घर के ऊपर कर्जा बढ़ाया, बैंक ने नोटिस भेजा, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है। अब वास्तु जाके क्या करोगे? वास्तु जाके उसकी कर्जा फेडोगे? क्या करोगे? तो ये चीज का जवाब आपको एस्ट्रो वास्तु में मिलता है और मिल जाता है। आप उसका अष्टक वर्ग देखो, बाद में यहाँ से शनि हट गया, अष्टम स्थान में आ गया, अष्टम स्थान में 1 नंबर, वहां से शनि हट गया, भाग्य में आया 1 नंबर। ही इज एब्सकॉन्डिंग, भाग गया है घर छोड़ के, जो कि लोगों को वास्तु बोलता था, लोगों को भविष्य बोलता था, कर्जा फिरा, ये बना। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वक्त हुजूर को फकीर और फकीर को हुजूर बनाता है। इसको फकीर बनाया हुजूर ने। जो आप दशा और दिशा की बात करते हो ना, सिर्फ आपको दिशा मालूम रहती, दशा आपको मालूम ही नहीं रहती। जब आप दशा मालूम ही नहीं रहती है तो दशा मालूम करना सीख लो। अच्छे कोर्सेज आते हैं, उमरीकर जी ने बहुत अच्छी मेहनत करके हमारा एक अच्छा ग्रुप बनाया है, जिसको अष्टु बुस्टर बोलते हैं, और काफी स्टूडेंट ने 2015-13 से हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट ने इसका फायदा लिया है, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि उन लोगों का प्रोग्रेस देख के मुझे बहुत प्राउड होता है। और हम लोग तो आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठे ही है। आप जो कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब देंगे। ये नहीं कि हमने लेक्चर दिया और छोड़ दिया। हम आपको कोई भी हमारे जो स्टूडेंट है उनको कोई भी क्वेश्चन पूछा था, हम उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब देते, यानी उसके क्लाइंट को भी क्या बोलना वो भी हम उसको समझा देते कि भैया ऐसा ऐसा क्लाइंट को बोलो। तो ये आदमी की दशा निकल गई, दशा बदल गई इसकी। वक्त नूर को बेनूर और बेनूर को नूर बनाता है। वक्त जो सिखाता कोई नहीं सिखाता। दुनिया में सबसे गुरु वक्त होता है, जिसको इंग्लिश में दशा बोलते हैं। देखो, अष्टम में सप्तम में 19 नंबर, बाद में 1 नंबर, बाद में 1 नंबर, अभी भी भागा है आदमी, अभी भी आदमी भागा है। भाई अब फिर क्या हुआ? क्यों वास्तु के ऊपर लोन बढ़ गया? इसके वास्तु के ऊपर लोन क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? जाओ ना वास्तु के स्थान के ऊपर, पहले तो लग्नेश के ऊपर जाओ। कौन है भाई इसका लग्नेश? शुक्र। कैसा है? नीच, कार्यनाश। वर्डिंग क्लियर, मीनिंग क्लियर, लैंग्वेज क्लियर। लग्नेश शुक्र नीच गया। चतुर्थ स्थान पे आ जाओ। चतुर्थेश रवि है, चतुर्थेश रवि है, और कारक और रवि वहां बैठा है, इसलिए मकान हुआ। भावेश भाव में बैठा इसलिए मकान हुआ। अब क्या हुआ आगे? कारक शुक्र राहु और मंगल के साथ है। पहली केस में भी राहु मंगल के साथ था, यहाँ भी मंगल राहु के साथ आ गया, और वह अष्टम में आ गया। मंगल राहु के साथ अष्टम में आ गया। अपत्ति विपत्ति संकट मनस्ता, भाग गया। 2 करोड़ बैंक का लोन मकान के ऊपर है, बैंक ने नोटिस भेजा, भाग गया। सो ये होती है क्वालिटी ऑफ वास्तु। ये क्वालिटी ऑफ वास्तु जो एस्ट्रोलॉजी से देखी जाती है, ये टोटली डिफरेंट रहती है। एंड क्वालिटी ऑफ वास्तु जो आप फिजिकल जाके चेक करते हो और डिफरेंट रहती है। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। पर जब आपको ये हॉरोस्कोप देखने से ये पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु देखना। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हॉरोस्कोप, 5 नंबर का हॉरोस्कोप डालो।
मोस्ट हैप्पी वास्तु, मोस्ट हैप्पी लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल वास्तु, वेरी प्लीजेंट वास्तु। आज इस वास्तु में 20,000 लोग विजिट देके गए। ये मेरी वास्तु है। जो कोई भी आए मेरे सामने बैठता है, पहला सेंटेंस बोलता है, सब यहाँ तो बहुत प्लेजर लगता है। नॉर्थ ओपन है, ईस्ट ओपन है, हॉल के कॉर्नर में मैं बैठता हूँ, पूरा जमीन फ्लैट है, पूरे स्लोप करेक्ट है, सब एंगल राइट एंगल है, 5 डिग्री का वेरिएशन है, 5 डिग्री का वेरिएशन है। मैं थोड़ी कि वास्तु देख के घर बनाया, मैं तो घर बनाया नहीं, मैं तो 2 घंटे में वो वास्तु लैंड खरीदी वाइफ के हेल्प से, और अब देखो मेरे हॉरोस्कोप में क्या होता है। क्यों मेरे को हैप्पी वास्तु मिली? व्हाई आई एम हैप्पी विथ माय वास्तु? व्हाई माय वास्तु इज ऑटोमेटिकली एज पर द रूल ऑफ वास्तु। अब देखो ना जरा वहां आपको, लग्नेश, लग्नेश शुक्र है, लाभ में जाके बैठा है और भाग्येश के साथ बैठा है। लग्नेश शुक्र लाभ में बैठा है, भाग्येश के साथ बैठा है, और पंचमेश की दृष्टि में 1, 5, 9 के स्वामी भाग्य में बैठे, लाभ में बैठे। क्यों 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 नहीं अच्छी चीज चलेगी? क्यों मेरी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी? चतुर्थेश शनि योग कारक भाग्य में बैठा है, नवांश कुंडली में तूल राशि का है, उच्च का है, भावेश बढ़ गया। सीधा सिग्निफिकेटर, सीधा सिग्निफिकेटर मंगल उच्च होके बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का है, चतुर्थ के चतुर्थ में हैप्पी वास्तु। सो तो ये तो हम ये देख के बोल सकते कि भाई तू खरीद ले, तेरे नाम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी विथ योर वास्तु। 5 नंबर का हॉरोस्कोप है, इतना आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। 5 नंबर का हॉरोस्कोप है, 9 नंबर जा रहे आगे, नंबर जा रहे आगे, 5 नंबर का हॉरोस्कोप है, 5 नंबर। तो ये देखो ना हैप्पी वास्तु, ये क्या किया हमने बचपन से? कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली होता है। भाग्य लेके आओ तो वास्तु सुख मिलेगा, परेशानी होगी तो आप वास्तु देखे बिना भी वास्तु के ऊपर कमेंट्स कर सकते। ये देखो 6 नंबर की वास्तु, 6 नंबर की वास्तु अगेन हैप्पी वास्तु। देखो उसमें 6 नंबर की वास्तु में, अरे लग्नेश लग्न में बैठा है, डालो ना हॉरोस्कोप 6 नंबर का, 6 नंबर का। अरे लग्नेश लग्न में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है, लग्नेश लग्न में बैठा है और 6 नंबर और मंगल, ये भाग्येश, लग्नेश और भाग्येश लग्न में बैठे हैं। मंगल सिग्निफिकेटर ऑफ हाउस है। क्यों वास्तु अच्छी नहीं रहेगी? ऑटोमेटिकली वास्तु मिलेगी, ऑटोमेटिकली शी इज वेरी हैप्पी विद वास्तु। अपने ही क्लाइंट है, अपने सामने बैठी है, वेरी हैप्पी विद वास्तु। भाई क्यों? 3 चीज पढ़ो। लग्नेश देखो गुरु है, हंस योग में बैठा है, पंच महापुरुष योग में बैठा है, मंगल है गुरु के साथ, राजयोग में बैठा है, लग्न और भाग्य का मालिक लग्न में बैठा है, राजयोग में बैठे, राजयोग है। क्यों वास्तु अच्छी नहीं रहेगी? भाव में आ जाओ, भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई, यानी सिग्निफिकेटर अपने हाउस को देख रहा है। सिग्निफिकेटर जो है मंगल अपने ही हाउस को देख रहा है, लाभेश शनि वहां देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाती है और आपको हैप्पी वास्तु आती है। ये हो गया खत्म। 8 नंबर का हॉरोस्कोप, मैं आपको पहले बोला कि मैं आधे घंटे में आपको 10 हॉरोस्कोप समझाऊंगा। और सब्जेक्ट छोड़ के बात नहीं करूंगा। अभी 8 नंबर का हॉरोस्कोप देखो, 800 प्लॉट्स का इन्होंने प्लानिंग किया, इसमें से 150 प्लॉट्स इन्होंने सोल्ड किए, बेच दिए। अब बाकी के प्लॉट बेचे नहीं जाते। आप बोलोगे सर बेचे नहीं जाते तो नहीं जाते, क्या फर्क पड़ता? एक गवार जैसा क्वेश्चन होगा, गवार लोग जवाब देते ना वैसा। अरे भाई 800 प्लॉट खरीदे तो पैसा तो खरीदा ना, पैसा तो दिया ना, उसका ब्याज तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब ब्याज बढ़ेगा तो ये मरेगा ना। उसके जो प्लॉट नहीं बेचे जा रहे, उसको पैसा दिया है उसने, वो बैंक लोन लेके दिया है, उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा।
कौन भरेगा? इसका मतलब ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो खड़ा क्यों हो गया भाई? क्यों उन्होंने वो 800 प्लॉट खरीदे? क्या प्रॉब्लम क्या है ऐसा? जाओ पहले लग्न स्थान में देखो। मैं आपको जो चीज बढ़ा है उतना ही पढ़ने का। लग्न और लग्ने, कौन है लग्नेश? मंगल। कहाँ जाके बैठा है? अष्टम में। लग्नेश मंगल अष्टम में, जो कि जमीन का कारक भी है, जो कि जमीन का कारक भी है। अष्टम 8 नंबर का हॉरोस्कोप, 8 नंबर का हॉरोस्कोप, जो कि जमीन का कारक भी है और लग्नेश भी है, कारक भी है, जाके बैठा है। अष्टम में जाना चाहिए क्या? नहीं, गया तो मुसीबत खड़ी जाएगी। तो भर पैसा। भाव के ऊपर देखो, शुक्र देख रहा है। भाव को कौन देख रहा है? शुक्र। शुक्र कौन है? व्ययेश। व्ययेश कहाँ देख रहा है? चतुर्थ भाव में, यानी जमीन के संबंध में व्यय होने वाला है। जमीन के संबंध में व्यय होने वाला है, बंधन अड़कने वाला है, फंसने वाला है, उसको बोलते बंधन। देखो जरा आंख खोल के, व्ययेश कौन है? शुक्र। व्ययेश है, वहां जाके बैठा। तो भाव गया। भावेश शनि है, शत्रु राशि में बैठा है। जबरदस्त शत्रु राशि है। सिंह राशि में शनि शत्रु राशि में बैठा है। और मंगल जो गया नीचे गया है, इसका मतलब ये फंस गया, ये यहाँ फंस गया है। तो ये हॉरोस्कोप है। और ये फंसा है 2017, 18, 19 में। 2017, 18, 19 में अष्टक वर्ग में 2 नंबर से भ्रमण था धन स्थान से, यानी धननाश। गलती से पैसा 800 प्लॉट में डाला, अभी बाकी का बेचा ही नहीं जाता। अब भरो ब्याज, ब्याज भरो, अभी खत्म। आगे का प्लॉट, प्लॉट नंबर 7, अभी 6 बज गए, अपन प्लॉट नंबर 9 ले लो। हाँ, प्लॉट नंबर 9 ले लो। 5 साल हो गए, घर होता ही नहीं है। 5 साल, प्लॉट नंबर 9, 5 साल हो गए, घर होता नहीं है। 30 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए मकान रिपेयर करने के लिए, पैसा लेके भाग गए। पैसा लेके भाग, अब क्या करोगे वास्तु में जाके आप? अब क्या करोगे बताओ मेरे को? वो पैसा लेके भाग गया, 30 लाख रुपए दिए। अब भाई भाग क्यों गया? क्या ऐसा हुआ? चतुर्थ स्थान में देखो क्या प्रॉब्लम आ गया। पहले लग्न देखो, लग्नेश मंगल। लग्नेश मंगल जो है पंचम में बैठा है, अस्तंगत है। जब भी कोई भी ग्रह अस्तंगत होता है, कार्य नाश होता है। मंगल सिग्निफिकेटर है, रवि के साथ बैठा है। राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर। मैं आपको पहले बोला, राहु और मंगल जहां जहां आएंगे, घर के बारे में प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि जिसका सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। 30 लाख रुपए भाग जाएगा भाई, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि आ गई। और लग्न में नीच वक्री शनि बैठा है। लग्न में नीच वक्री शनि बैठा है, गया चतुर्थ स्थान। तो ऐसे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं और आदमी मुसीबत में फंसता है। और ऐसे लोग फिर बाद में हमारे पास क्वेश्चन पूछने आते हैं कि इसका क्या करना, क्या करना उसका। उसका तो क्या करना, जब हॉरोस्कोप ही खराब है तो क्या करना। हर चीज का सोल्यूशन थोड़ी रहता है, हर चीज का। आप काले हो तो आपको किसी ने बोला आप जरा गोरे बन जाओ, तो सोल्यूशन है क्या कुछ काले का गोरा बन? वैसे हॉरोस्कोप में रहता है, जो है सो है। अभी इस 8-10 नंबर का हॉरोस्कोप निकालो, लास्ट 10 नंबर का हॉरोस्कोप लास्ट, कनाडा से आया है, बहुत टिपिकल केस है। 10 नंबर का हॉरोस्कोप निकालो, 10 नंबर का हॉरोस्कोप। 10 नहीं है सर, नहीं है? नहीं, 9, पाठू का 7 आए, 7 नहीं, 10 ही महत्वाचं। 7 नंबर आहे, 10 नंबर पाठवू का तुला? पाठवून द्या। बरं जाऊ द्या, आता वेळ झाली आहे। 7 नंबर ले लो, 26 7 नंबर ले लो, 7 नंबर ले लो। हाँ, 7 नंबर जमीन, ये 7 नंबर देखो, इनकी भागीदारी है। इनकी भागीदारी में, ये भागीदारी में डूब गए। इन्होंने सब विधि की,
यानी जो फीडबैक मेरे पास है सब विधि की, तो भी भागीदारी में जमीन संबंध में डूब गए। अब क्यों डूब गए जमीन संबंधी भागीदारी में? पहले ये हॉरोस्कोप पढ़ा है उनका 7 नंबर, इसका लग्नेश देखो पहले। लग्नेश और चतुर्थ भाव, लग्नेश मंगल कहाँ बैठा है? षष्ठ स्थान में। किसके साथ बैठा है? राहु के साथ। मंगल भी राहु के साथ, लग्नेश भी राहु के साथ, गया ना पूरा, पूरा डूबा, भागीदारी में डूबा। अब अष्टक वर्ग में नीचे देखो, अष्टक वर्ग में नीचे देखो कि भागीदारी के स्थान में 0 नंबर है। इसलिए मैं पहले बोला कि वी आई एम इन सैप, सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ये नहीं कि मैं जन्म कुंडली बोल के देख के सिर्फ आपको बता रहा हूँ, वाह बस बराबर है, जन्म कुंडली देख के आपको बता रहा हूँ। मैं चंद्र कुंडली देखूंगा, जन्म कुंडली देखूंगा, नवांश कुंडली देखूंगा, कृष्णमूर्ति देखूंगा, अष्टक वर्ग देखूंगा, दशा देखूंगा, मूल त्रिकोण रात देखूंगा, तभी मैं जवाब दूंगा। अभी देखो ये भागीदारी में डूबा क्यों है? 0 नंबर है भागीदारी के स्थान में, सप्तम स्थान में 0 नंबर, धंधा डूबा, सब डूबा, 0 नंबर भागीदारी में लेके डूब गए। और जमीन संबंधी क्यों डूबा? चलो जमीन संबंधी एनालिसिस करेंगे। लग्नेश गुरु षष्ठ में जाके बैठा है, षष्ठ स्थान शत्रु स्थान में जाके बैठा है, राहु के साथ बैठा है, शनि मंगल के साथ बैठा है। क्या बचा? क्या कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कारक मंगल वो भी राहु के साथ, लग्नेश वो भी राहु के साथ। तो इस टाइप से आप लोग एस्ट्रो वास्तु से काफी चीज आपको पता चलती है और आप उसका जवाब दे सकते। अब सब चीज का जवाब दिए, यहाँ जवाब क्या दिया वो बोलने के लिए अभी टाइम थोड़ी है। तो हमने आपके सामने 8 हॉरोस्कोप रखे, विथ केस रखे, विथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखे, और क्या हुआ ये भी बताया। अब ये जो 7वां नंबर का केस है ना, तो इन्होंने डूबना नहीं चाहिए, तो सब विधि की है वहां जा वास्तु में जाके। ठीक है, दैट इज द गुड पार्ट। जो आप वास्तु विधि करना है उसके बारे में मैं कभी नहीं बोलता हूँ, वो तो करना ही चाहिए, जो करना है वो करना पड़ेगा। पर उसके अलावा भी जो होना वो हो ही गया ना भाई, जो होना था वो हो ही गया। ये अपन इसलिए ऐसे लोगों को भागीदारी में लेने के लिए रिफ्यूज करते हैं। ये जो ये आदमी या जो वाइफ है इनकी, इनको भागीदारी में लेना नहीं है। हमारे पास 5-5 बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है, आते हैं, मालूम नहीं आपको, जो 5-5 लोगों के नाम देते हैं और बोलते हैं इसमें से 3 सिलेक्ट करके दो, बाकी के 2 नहीं है ना। तो उसमें से जो 3 ठीक है उनको हम सिलेक्ट करके देते हैं, बाकी के सिलेक्ट नहीं करते। तो ये चीज पहले देखना पड़ती है भागीदारी करते समय। मैं लैंड की भागीदारी करूँ गया, अरे इसको भागीदारी क्या करो, 0 नंबर लेके बैठा है सप्तम स्थान में, इससे क्या भागीदारी करने का। दूसरा, मंगल इसका राहु के साथ बैठा है, षष्ठ में जाके बैठा है, लग्न षष्ठ में जाके बैठा है, जमीन के बारे में तो इसका नाम ही नहीं डालना चाहिए किधर भी। तो ये चीजें आपको पहले से अवगत कराती है, पहले आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड से आपको इंडिकेशंस देती है। दीज इंडिकेशंस आर सफिशिएंट टू, ये क्या करना नहीं करना, ये इंडिकेशन आपको मिलती है। इसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो पढ़ो, आपकी मर्जी। जो जो हमारे एस्ट्रो वास्तु के कोर्सेज या एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज रहेंगे वो आप जरूर करो। कम शॉर्ट पीरियड में आपको एक कोर्सेज बहुत अच्छा नॉलेज देंगे, और आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको एक अथॉरिटी के टाइप से बात करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों आप ऐसे आधी चीज रख के काम कर रहे हैं? आप जाते हो वास्तु देखने के लिए, बट आपको तो वास्तु के दो चीजें, एक तो ज्योतिष हो, ज्योतिष के बारे में मालूम है नहीं। अब आपको जिसके बारे में मालूम नहीं उसके बारे में आप क्या बोलोगे? सो आप अभी भी कभी भी, ये देखो मेरा एज अभी 78 है, मैं 60 साल के बाद ये सब चालू किया। तो कोई चीज लेट बीट नहीं रही थी जिंदगी में, कोई भी चीज। 60 साल में जब मैं रिटायर्ड हुआ तब तक मुझे एस्ट्रोलॉजी मालूम। मैं पढ़ाई की, पीएचडी किया, एमए किया, सब किया, 2 पीएचडी की, 1 पीएचडी नहीं की, 2 पीएचडी की। 20 साल से पढ़ाता हूँ। अब 2500 ज्योतिष और 2500 वास्तु वाले मेरे हाथ से पास हो गए। तो आप भी अभी चीज का फायदा लो। उमरीकर जी ने आपको समझाया कि हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, उसमें ज्वाइन हो जाओ।
आपका फायदा हो। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ सर, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा। एस्ट्रो वास्तु के बारे में आप स्टिक फोकस रहे और जितना वास्तु का पार्ट है उतना ही लिया है। और हमें अभी पता चला है कि वास्तु में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमारी वास्तु नहीं हो रही है, वास्तु का योग कब है, पुरानी वास्तु है कब बदलनी है, वास्तु बेची नहीं जाती है, वास्तु का लाभ नहीं हो रहा है, वास्तु लेते हैं लेकिन उस घर में नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ कारण से ट्रांसफर हो जाती है या कुछ कारण से बाहर रहना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स का जो मूल कारण है वो एस्ट्रोलॉजी में होता है। और दशा समझने के लिए, दशा दिशा देवता का जो पार्ट है उसमें दशा का पार्ट समझने के लिए एस्ट्रो सीखना बहुत ज़रूरी है और उसका उपयोग भी होता है वास्तु तज्ञों के लिए। तो अभी जो कोर्स रखा है 14 तारीख से 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन ये फंडामेंटल्स रहेंगे सब और अप्लाइड फंडामेंटल्स रहेंगे। वो उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे समय नहीं दिया जाएगा, उससे भी आप कुछ ना कुछ समझ पाओगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को जिनको भी एडमिशन लेना है रजिस्ट्रेशन कर लो। और दोपहर का समय है, छुट्टियों का समय है, लॉकडाउन का समय है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और सबको धन्यवाद। धन्यवाद इसीलिए कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उन्हें महाराष्ट्र के जो हमारे गुरु मित्र है स्वर्गीय धुनराज जी पाठक, उनके याद में उनके स्मृति को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के स्वरूप में व्याख्यानों का कार्यक्रम रखा था। उसमें पहले दिन जुगनू जी आए थे, कल शिव प्रसाद वर्मा जी आए, आज इंग्लिश सर ने अच्छा मार्गदर्शन किया है और बाकी हमारे विद्यार्थियों के भी विचार सुनने का अवसर मिला है। तो ये सभी की वजह से और आप जो श्रोतागण है आपके वजह से ये प्रोग्राम जो है बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ। ऐसे ही प्रोग्राम सफल बनाने के लिए आप अपना जो प्रेम है हमारे तरफ वो ऐसा ही जारी रखिए और हम भी अलग अलग समय पर प्रोग्राम लेके आएंगे। अभी एक नेक्स्ट मंथ ही शायद, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो विस्तार सेवा मंडल है उनकी तरफ से हम लोग एक आयोजन करने जा रहे हैं। वो भी ऐसे ही 3 दिन का रहेगा, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन करने होंगे। अगर आप में से कोई इच्छुक पेपर प्रेजेंट करना चाहता है तो जो भी थीम रहेगा वो थीम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो हम बताएंगे। तो आप सब जो है वेलकम, आप भी आ सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये सभी प्रोग्राम आपकी वजह से, सभी श्रोताओं की वजह से और हमारे जो एंकर है जो सूत्र संचालन किया है जानवी मैडम और उदय गुरुजी, प्रकाश गुरुजी, ये सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी मैं प्रकाश गुरुजी को शांति पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। हेलो, जय गुरुदेव। क्या हुआ? प्रकाश गुरुजी। हेलो। हाँ हाँ, जय गुरुदेव सर। सर ये तो आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है, मैडम म्यूट हुए। अच्छा अच्छा, ओके सर, शुरू करता हूँ। हाँ ठीक है। ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तर्पृषभे देवाः शान्तर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इंगळे सर खूप उत्तम विश्लेषण. थँक्यू सर गुरुदेव. खूप छान. आता सगळं इन्फॉर्मेटिव्ह असतं सगळ्या लोकांकरता. थँक्यू सर. थँक्यू. जय गुरुदेव. थँक्यू सर. जय गुरुदेव. जय जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. थँक्यू सर. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय थँक्यू सो मच. जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव. थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू। सब लोग आए। जय गुरुदेव सर. धन्यवाद सभी का धन्यवाद। गुरुदेव दत्त. गुरुदेव दत्त। नसतो. नवीन बाजू कळली सर. नरेंद्र सर जी. हाँ जय गुरुदेव। नरेंद्र सर जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट थी लेकिन अभी तो हो नहीं पाएगी। वो शंकुस्थापन के विषय थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे। हाँ कल लेकिन फोन कर कभी- लीजिए ना, कल फोन कर लो ना। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सर। हाँ जी। जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव। इंग्लिश सर भी रुकने वहां से नहीं है। नहीं इंग्लिश सर रुकते भी नहीं, आपको कोई स्टेशन नहीं आता है रास्ते में सर जी। बहुत हमारा बड़ा डायरेक्ट धन्यवाद। डायरेक्ट गाड़ी है. ब्रेक भी नहीं है आपकी गाड़ी में सर, सॉरी ज्यादा बोल दिया तो मुझे माफ करना। ब्रेक नहीं है पढ़ाने में, ब्रेक नहीं है आपके पास। ब्रेक तो रहेंगे वो, लेकिन वो क्या नहीं नहीं, ऐसे जो निकलता जाता है वो समय की पाबंदी थी, मैं से देख रहा हूँ। हाँ, तो बाकी ये तो 9 बजे तीन- तक तो माइक छोड़ते नहीं। नहीं छोड़ते। नहीं वो 3 घंटे से अंदर नहीं इंग्लिश छोड़ते। सर जो है ना बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन. वो 12-12 घंटे सिखा सकते हैं ना, सिखाते हैं। सॉरी सर, ज्यादा कुछ बोल दिया। नहीं बात तो करना चाहिए ना, मजा आती है ना, बात तो करने में मजा आती है। नहीं, हम तो सर की प्रशंसा में बोलते हैं ना, हम थोड़ी ऐसा कुछ बोल रहे हैं. इंग्लिश सर को हम लोग आधी रात को भी सुन सकते हैं कभी भी। सही। नींद भी नहीं आती। थँक यू इंग्लिश सर, थँक यू। काही लक्षात आलं का, पण काही लक्षात आलं का? हो सर, हो. हा गुड. फंडामेंटल ऍस्ट्रॉलॉजी मी ते 5-5 दिवसाची होते ते केले होते ना क्लासेस. त्याच्यामुळे लक्षात आलं लागलं. हो सर. लक्षात यायला हिंदी में जो लिया आज, हाँ हिंदी में लिया इसलिए हिंदी में जो लिया इस वजह से लक्षात आ गया। इसलिए लक्षात आ गया। हा हे त्या केसेस चांगल्या आहेत, त्याच्या फोटोकॉपी काढून ठेवा, त्याचा स्टडी करा, म्हणजे तुम्हाला पण तसं उत्तर देता येईल, त्याला काही कठीण नाहीये. आम्हाला तर त्या लेवलला पोहोचायला खूप वर्ष लागतील. नाही असं काही नाही लागत. लेवल काही नाही. 5 दिवसाचा कोर्स केला की लेवल 1 होऊन जाते. नाही 2 वर्षात, नाही 1 ते 2 वर्षामध्ये तुम्ही येऊ शकता. तुमचं मोठेपण आहे म्हणून तुम्ही असं अरे माझं नाही, मोठे असं पण काही नाही, नाही. तुम्ही वेळ द्या ना. अरे तुम्ही त्या जान्हवीला विचारा, 1 वर्षात झाली ती, तुम्ही तर 2 वर्षाच्या गोष्टी करून राहिली. तर तुमचे आशीर्वाद आहेत. माझा नाही, तुझी मेहनत आहे, माझा काय आशीर्वाद आहे. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच. ओके. प्रत्येक वेळी इतकं आत्मविश्वासाने उभं करताय ना, त्याच्यामुळे उभं राहिलीये मी खरं. नाही छान आहे, छान मेहनत घेतली. तर अष्टक वर्ग पण लवकरात लवकर घ्या. फंडामेंटल झाले की अष्टक वर्ग? हो सर. हा फंडामेंटल झाला ना मी पण आहे. अष्टक तुम्ही वर्ग. त्यानंतर केपी. हो नंतर केपी. मी पण आहे. आज बघा ना आपण मराठीत घ्या सर अष्टक वर्ग. नाही आता सगळं हिंदीत घ्यायचं. तुम्ही पण हिंदी सुरू करा. काय घर आपला आपण एरिया बघा, वाढवा. आज बघा घर विकत घेऊ का, केपी मांडलं होतं, ताबडतोब उत्तर आलं. तो इतर ठिकाणी येत नाही, केपी मधूनच उत्तर येतं ते. लेकिन आज पता चला इंग्लिश सर जी ना हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। बोलना ही हिंदी पड़ेगा, में सारे लेक्चर्स होने वाले हैं अभी तो। बोलना पड़ेगा, नहीं तो हकल देंगे ना.
नहीं सर, मैंने मराठी में भी किया हुआ है, वो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुई थी पर बहुत अच्छे से पता चल गया था। नहीं हिंदी में ठीक है, बात नहीं, आज बड़ी मेरी बात। वो केस हुई हिंदी से मराठी ट्रांसलेट करने में। अच्छा नाही, आता काही लोकांना थोडा हिंदीचा प्रॉब्लेम होतो, पण मॅक्झिमम लोक यावेळेस आपल्याकडे हिंदी जाणणार है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी जानने वाले थे ना, तो उनके फायदे के लिए तो अपने हिंदी नहीं, आगे से हम जो लोग सब कोर्स हिंदी में ही लेंगे। जो मराठी है उनको तो आ जाता है, हिंदी समझ में आ जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। समझना ही चाहिए। मूवी जो देखते हिंदी समझ में आ जाती है ना। वो लिखना नहीं पड़ता ना। हमारी हिंदी बहुत सिंपल रहती है। हा ऍक्च्युली तर आज तेच समजलं की तुम्ही खूप सुंदर आणि छान शब्दात म्हणजे हिंदी बोलताय आणि छान समजताय ते. आपल्याला सोप्या भाषेत सांगावं लागतं। इंग्लिश सर, हा तुम्ही जे लास्ट टाइम मला नोट्स दिलेले ना ते सगळे मी ट्रान्सलेट हिंदी मध्ये केले। वा वा वा, छान छान। मग पाठवून द्या सरांना। हो सर, हो सर, पीडीएफ करूनच पाठवू का? सर को इजी हो जाएगा। पीडीएफ करूनच पाठवू? हो अच्छा, करून पाठव। पीडीएफ करके भेज दे। नेक्स्ट लेक्चर को आपके नोट्स जाएंगे स्टूडेंट को। हिंदी ते को सरचेस ट्रांसलेट करेगा भाई फिर। जानवी ते सरचेस नोट्स आहेत, पण ते हिंदी मध्ये ट्रान्सलेट केलेस ना, ट्रान्सलेट झालेले आहेत, हो. ते महत्वाचं आहे. कुठल्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या नोट्स म्हणतात ते ती? नव्हे, नाही सर, फंडामेंटल ॲस्ट्रोच्या. अच्छा, फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रॉलॉजी। हा, 5 डेजचे. ते पाठवून दे ग्रुपला, म्हणजे पुढच्या कोर्स मध्ये ग्रुपला फायदा होऊन जाईल। हा. ओके सर, मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवेन। नाही, जान्हवीला पाठव, जान्हवी पाठवून देईल जान्हवीला सगळ्यांना। ओके ओके, चालेल। हो, थँक्यू उमरीकर सर, तुमच्यामुळे आम्हाला हे सगळे लेक्चर्स अटेंड करता आले। थँक्यू। हा सर, सरच्या मुळे। थँक्यू, तुम्ही अटेंड केलं म्हणून अरेंज केले। धन्यवाद धन्यवाद। काल वाचून बऱ्याच गोष्टी अजून छान कळल्या त्या। हो हो, नाही असं पाहिजे, पण मधून मधून असे कोर्सेस केले ना तर आपल्याला एक तर आपण सब्जेक्ट नॉलेज मध्ये एकदम ब्रशअप होऊन जातो, एकदम ब्रशअप होतं नॉलेज मध्ये।